ओके, हाँ जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। हाँ, 12th चैप्टर कर रहे हैं हम, और हमारे चैप्टर का नाम है एनसीईआरटी में ये नंबर 12th है, और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 9th चैप्टर है। तो हम ये करेंगे। टोटल आपके 13 चैप्टर हैं सिलेबस में, डिलीट होने के बाद वाले जो चैप्टर हैं। ठीक है, किसका बार बार लेफ्ट हो रहा है? क्या आ रहा है? नेटवर्क इशू है कोमल का। ओके, अभी तो आप हो ना, एंटर हो रहे हो, कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग चल रही है, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो अगर आपका कोई पोर्शन रह जाता है तो। ठीक है, ओके। हाँ जी, चैप्टर का हमारा नाम है फैशन डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग। फैशन डिज़ाइन और व्यापार, मतलब मर्चेंडाइजिंग मीन्स व्यापार। ठीक है, इसमें हम बेसिकली तो फैशन की डिफरेंट टर्म्स पढ़ेंगे। ट्रेंडिंग क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, और फैशन किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बेटा किरण बार बार अनम्यूट मत करो अपने आप को, अदरवाइज मुझे आपको निकालना पड़ जाएगा ग्रुप में से। ठीक है, तो फैशन डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग हम करेंगे, दोनों हिंदी में भी करेंगे, इंग्लिश में भी करेंगे। हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सेक्शन द लर्नर्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फैशन डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग इन गारमेंट इंडस्ट्री। जो कपड़े की जो इंडस्ट्री होती है, कैसे काम करती है, बेसिकली आपको उसके बारे में पता चलेगा। इसकी क्या ज़रूरत है, क्या इम्पोर्टेंस है, वो पता चलेगा। ठीक है बेटा, मैं किरण आपको लास्ट टाइम बोल रही हूँ, अनम्यूट मत करो अपने आप को। मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, आप म्यूट पे रहने दो। जब आप मैं बोलूँगी आप अनम्यूट करना। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में कि फैशन इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है, गारमेंट इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है। डिस्क्राइब द फंडामेंटल्स ऑफ फैशन, फैशन कैसे काम करता है उसके बारे में, उसके कैसे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सप्लेन द नॉलेज एंड स्किल रिक्वायर्ड टू बी इन फैशन बिजनेस, अगर आपको फैशन बिजनेस में आना है तो किस तरीके की आपको नॉलेज और स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में। एंड डिस्कस हाउ अ स्टूडेंट कैन प्रिपेयर फॉर करियर इन फैशन इंडस्ट्री, तो वो तो हम इनमें हर चैप्टर में करते हैं। करियर प्रोस्पेक्ट पढ़ेंगे फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर होगा ओवरऑल। नाउ हाँ जी, ओके, हाँ जी, फैशन अभी हिंदी वालों के लिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है फैशन डिज़ाइन और व्यापार। एनसीईआरटी की बुक में 12वां चैप्टर है, सिलेबस के अकॉर्डिंग 9th चैप्टर चल रहा है हमारा। 8 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस अध्याय को पढ़ने के बाद शिक्षार्थी वस्त्र उद्योग में फैशन डिज़ाइन और व्यापार के महत्व को समझेंगे कि कैसे फैशन डिज़ाइन और उसका व्यापार कैसे चलता है और क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। फैशन की मूल अवधारणाओं को पढ़ेंगे कि किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। फैशन व्यापार में जाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशलों को समझ सकेंगे कि क्या क्या स्किल्स और क्या क्या नॉलेज की ज़रूरत होती है अगर हमें फैशन इंडस्ट्री में काम करना है तो, और उसके बाद करियर के क्या इसके स्कोप है, क्या प्रोस्पेक्ट है, उसके बारे में। ठीक है, ओके। इंट्रोडक्शन है, फैशन डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग आर अमंग द मोस्ट एक्साइटिंग करियर ऑप्शन इन टुडेज वर्ल्ड इन अ कंट्री लाइक इंडिया वे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखिए फैशन इंडस्ट्री, क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन एक कंट्री की होती है उतना ही ज़्यादा वहाँ पे फैशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लोग जो है। हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आपको नहीं आ रही है, बाकी बच्चों को भी नहीं आ रही? तो अगर मैम आप, हमें आ रही है। हाँ तो बेटा हमें एक भी आ रही बच्चे है। को आ रही है, दैट मीन्स कि जो है नेटवर्क इशू है आपके एंड में। ठीक है, तो आप किसी ऐसे एरिया में जाओ जहाँ पे नेटवर्क क्लियर आ रहा हो। ठीक है, ओके। नहीं तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग में क्लियर आ जाएगी आवाज़।
आप बीच में का कोशिश करो, आप कहीं ऐसे एरिया में आके आपका नेटवर्क क्लियर आता है ताकि अब आपको आवाज़ क्लियर है। आप अपनी वीडियो और अपनी ऑडियो ऑफ रखो ताकि आपको पूरे बैंडविड्थ मिल सके, ठीक है। फैशन डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग आर अमंग द मोस्ट एक्साइटिंग करियर ऑप्शन इन टुडे। मैंने जैसे बताया कि जितना ज़्यादा आजकल फैशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, लोग अपना इनकम का बहुत ज़्यादा एक पोर्शन जो है वो इन्हीं कपड़ों पे और फैशन प्रोडक्ट्स पे यूटिलाइज़ करते हैं, क्योंकि हमारी जो है डेली जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो रहा है। इसके अलावा हमारे कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए जो है इसका स्कोप बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसका करियर स्कोप बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जितनी बड़ी पॉपुलेशन है, जितने ज़्यादा लोग हैं उतनी ज़्यादा डिमांड होगी, और जितनी ज़्यादा डिमांड होगी फिर उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी और उतना अच्छा बिजनेस होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे कंट्री के लिए ये जो है फैशन इंडस्ट्री बहुत एक इम्पॉर्टेंट, हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए, इवन जीडीपी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। उसका बहुत बड़ा पार्ट है। In a country like India, where textile industry have been thriving for ages, the recent boom in fashion design has led to new prospects in the existing domain of garment and accessory design. तो आजकल जो है, पहले हमारी कंट्री में एक फैशन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत सारा सफ़र करती थी, पर क्योंकि पहले क्या होता था कि लोग घर पे सूत काट के कपड़ा बना लेते थे, तो इतना इम्पोर्टेंस नहीं होती थी इस चीज़ की। अब क्या है, अब फैशन डिज़ाइनर्स आ गए हैं, लोगों को इस लाइफस्टाइल बदल गया है, डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो एकदम से जो है गारमेंट इंडस्ट्री और एक्सेसरी, यानी कि जो हमारे जैसे हमारे जो वो ज्वेलरी वगैरह हो गई या बाकी की हमारी जो एक्सेसरीज होती हैं, उन सब की डिमांड भी एकदम से बढ़ गई है। फैशन इंडस्ट्री सेटिस्फाई बोथ द क्रिएटिव अर्ज एंड मटीरियलिस्टिक नीड ऑफ पीपल जो है, फैशन इंडस्ट्री सिर्फ लोगों के क्रिएटिव अर्जेस ही नहीं, क्रिएटिव ज़रूरतें ही नहीं, बाकी जो नॉर्मल मटीरियलिस्टिक आवश्यकताएं होती है वो भी करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि गोल्ड का आप ले लीजिए या आपकी ज्वेलरी का ले लीजिए, उसमें नए नए तरीके के आते हैं, तो वो लोगों को एक तरीके का क्या होता है, उससे इन्वेस्टमेंट का एक सोर्स हो गया, तो वो भी इसमें आ जाता है। इसके अलावा आपका नॉर्मल कपड़ा तो बेसिक हमारी नीड होती ही, तो वो वाली नीड भी हमारी पूरी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके अलावा जो है हमारा और भी तरीके से हम अपने इंटीरियर्स वगैरह में भी हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो उसमें भी हमारा ये जो रोल है प्ले करती है। नाउ यू हैव द टर्म फैशन मर्चेंडाइजिंग मैनी टाइम। आप फैशन व्यापार ये सब टर्म्स जो है काफ़ी बार सुनते होंगे, बट वट डू यू थिंक वट गोज इन, मतलब इसका मतलब बेसिक हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं पता होता, हम बस ये टर्म फैशन वर्ड हम बहुत ज़्यादा सुनने को हमें मिलता है। आजकल तो जैसे मॉल्स वगैरह आ गए हैं, तो और ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, इसको और ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस इसके रिगार्डिंग क्रिएट हो गई है। लेट अस अंडरस्टैंड मर्चेंडाइजिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिन। मर्चेंडाइजिंग या व्यापार क्या होता है, इसकी शुरुआत से थोड़ा सा इसमें हिस्टोरिकल पार्ट भी आपको मिलेगा। यू कैन रिकॉल फ्रॉम द अर्ली हिस्ट्री लेसन्स दैट बार्टर ऑफ प्रोडक्ट एंड क्राफ्ट वर वॉज द स्टार्ट ऑफ ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस। पहले लोग क्या करते थे, पहले मनी की जब डिस्कवरी नहीं हुई थी, लोग बार्टर सिस्टम करते थे, मतलब कि एक्सचेंज हो गया, आपने एक चीज़ दी और दूसरी उसके बदले में एक्सचेंज कर ली। तो पहले ही व्यापार जो है, चाहे विभिन्न खाने फूड वगैरह का भी होता था, कि जिसके जो इंसान जो बनाता था वो चीज़ उसको उसके एक्सचेंज में दूसरी फैसिलिटी ले लेता था, ठीक है। तो वो होता था बार्टर सिस्टम। इस तरीके से पहले ट्रेडिंग हुआ करती थी, कि जैसे कोई जो है अनाज बो रहा है तो और उसको तेल वगैरह चाहिए, तो उसके बदले में जो इंसान तेल निकालता था वो उनको दे देता था, और जो कोई अनाज होता था वो उसको एक्सचेंज कर लेता था उनके बदले में। तो इस तरीके से पहले एक्सचेंज होते थे। स्लोली ट्रेडिंग मूव टू व्हाट वाज अवेलेबल वाज सेलेबल। तो फिर इसके बाद ट्रेडिंग या व्यापार का मतलब बन गया कि जो चीज़ जिसके पास है उसको बेचना, पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो गई। सो देयर वाज नो कॉम्प्लिकेशंस इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसीलिए एक कॉमन चीज़ आ गई, मनी। तो इसलिए कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती थी इस रिगार्ड में, कि लिया आपने, उसके बदले उसकी अपने वैल्यू फिक्स कर दी, आप उससे उतनी वैल्यू लोगे और अपना सामान बेचोगे, तो आसान हो गया व्यापार करना धीरे धीरे। However, the year 1920 gave birth to ready-to-wear, and soon retailers realized that sale of such garment was big business. So उसके बाद
पहले लोग क्या करते थे कि लोग पहले खुद ही सूत काटते थे और खुद ही फिर उसको बनाते थे कपड़े को। इसके बाद 1920 का जो वर्ष आया उसमें जो है रेडी टू वेयर, सीधा पहनने वाले, जो आप खरीदो मार्केट से कपड़ा और उसको आप वेयर कर सकते हो, इसका ट्रेंड स्टार्ट हो गया। और फिर धीरे धीरे ये बिज़नेस और ज़्यादा बढ़ गया। आप जो है इतने सारे स्टोर्स दे सकते हो जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं रेडी टू वेयर। आप तो जितने कपड़े पहनते हैं हम आजकल मोस्टली जो होते हैं स्टिच क्लॉथ होते हैं, हमें ज़्यादा उसके लिए कोई करने की ज़रूरत, सिलाई करने की ज़रूरत नहीं होती। In a very short span of time, fashion apparel become the most important type of merchandise in departmental store. As a in department store, as a result of the economic opportunities of fashion, new specialization came into being, fashion merchandising. और जब ये ट्रेंड बढ़ने लग गया कि जैसे जैसे लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस समझ आई कि आपको सीधा सीधा कपड़े के पैसे दो और आप उसे सीधा पहन सकते हो, तो फैशन धीरे धीरे इवॉल्व होने लग गया और लोगों को इसकी अपॉर्चुनिटी, इससे एक तरीके का इकोनॉमिक सोर्स बन गया ये लोगों का। और फिर एक स्पेशलाइज फील्ड निकली हमारे लिए, फैशन मर्चेंडाइजिंग। ठीक है, समझ आया सबको जो मैंने अभी फर्स्ट पैराग्राफ बताया है? कि ये किसी को कोई डाउट है इसमें? तो बेसिकली कैसे फैशन इवॉल्व हुआ थोड़ा इसके बारे में हम समझ रहे हैं। हिंदी के लिए एक बार रीड कर देती हूँ, कुछ नहीं समझ आता हिंदी मीडियम वालों को तो आप अपना बता सकते हो, ठीक है, हैंड रेज कर देना। आज विश्व में फैशन डिज़ाइन और व्यापार सबसे अधिक उत्साहवर्धक जीविका विकल्पों में से एक है। जैसे भारत एक देश है जहाँ वस्त्र निर्माण उद्योग सदियों से फल फूल रहा है। फैशन डिज़ाइन के क्षेत्र में हाल ही में तेज़ी में वृद्धि होने से परिधानों से जुड़े डिज़ाइनों के लिए वर्तमान क्षेत्र में नई संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं। तो मैंने जैसे बताया पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है तो इसकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ गई है। एक सेकेंड, किसी ने कुछ कहा था? ओके, हाँ जी, तो इसकी जो है इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस समझ आई है। फैशन उद्योगों में लोगों की रचनात्मक लालसा और भौतिक आवश्यकता दोनों को पूरा करता है। ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपको जो क्रिएटिव तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना, आपको स्टाइलिश भी दिखाना होता है और आपकी बेसिक नीड्स जो होती हैं फुलफिल वो भी होती हैं। जैसे कि आपको सर्दियों में आपको इतने फैशनेबल विंटर वेयर्स भी मिलेंगे। पहले तो सर्दियों को फैशनेबल माने नहीं जाता था क्योंकि बोरिंग कपड़े हुआ करते थे। अब जो आपको उसमें भी फैशनेबल कपड़े भी मिलते हैं और आपको आपकी जो ठंड से बचने की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी फुलफ़िल होती है। तो प्रॉपर विंटर वेयर होंगे और उसमें वो भी फैशनेबल आपको मिलेंगे। तो क्रिएटिव नीड्स भी फुलफ़िल हो रही है और रचनात्मक आवश्यकताएं भी पूरी हो रही हैं और साथ के साथ आपकी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो रही है। ठीक है, आइए इस व्यापार के शुरुआत से, इस व्यापार को इसकी शुरुआत से जानें। आप अपने इतिहास से पहले के पाठों में स्मरण हो सकता है कि वस्तुओं और शिल्प के विनिमय व्यापार पद्धति का प्रारंभ था। जैसे मैंने बोला कि जो पहले क्या करते थे, लोग एक्सचेंज करते थे। धीरे धीरे व्यापार का स्वरूप में जो उपलब्ध था वह बिकाऊ था। जैसे मनी के इन्वॉल्वमेंट की डिस्कवरी हुई तो लोगों ने एक फिक्स कर दिया प्राइस और वो प्राइस लोग दे देते थे और फिर वो चीज़ जो उनकी ले लेते थे। तो फिर कोई कॉम्प्लिकेशन, हेलो, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती थी। किसी को नहीं आ रही है बेटा, या फिर वही मैं दोबारा पूछूंगी कि आपको ही नहीं आ रही है? क्योंकि मेरे एंड पे नेटवर्क इशू नहीं शो हो रहा, मुझे नोटिफिकेशन आ जाती है जब नेटवर्क इशू होता है तो। ठीक है, आपको ऐसा कुछ होता है तो आप मैं बोल रही हूँ कि ऐसी जगह जाओ जहाँ पे आपका नेटवर्क फुल है। अब आ रही है किसी को? सबको आवाज़ आ रही है? मेरा तो यहाँ नेटवर्क फुल आ रहा है। यस मैम, आवाज आ रही है। ओके, यस मैम, अब आ रही है तब की आवाज। ओके, परंतु 1920 में पहनने के लिए तैयार वस्त्रों का उत्पादन हुआ और जल्दी दुकानदारों ने अनुभव किया कि इस प्रकार के वस्त्रों का विक्रय एक बड़ा व्यवसाय है। तो धीरे धीरे जैसे कि 1920 में सीधा डायरेक्टली पहनने के लिए जो कपड़े का डिस्कवरी होने लगी, जो ट्रेंड बढ़ने लगे, लोगों को फिर इसकी इम्पोर्टेंस समझ आई और इसमें एक इकोनॉमिक सोर्स उनको नज़र आया कि हम इससे भी कमाया जा सकता है। बहुत, और मतलब ये बाज़ार में एक सोर्स मिल गया मार्केट का कि इससे भी इनकम हो सकती है। तो लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। बहुत कम समय अंतराल में फैशन और परिधान बड़ी दुकानों का महत्वपूर्ण व्यापार बन गया है
आप खुद ही अब एविडेंट हो है, काफ़ी तरीके से क्लियरली हमें नज़र आ जाता है कि जहाँ हम मॉल में कहीं भी जाएं, अपने घर से बाहर ही कदम रखें, आपको फैशन की और शॉप्स, कपड़ों की, इन सब चीज़ों की शॉप्स की भरमार है आजकल। हर छोटे से छोटा दुकानदार, बड़े से बड़ा दुकानदार ये जो है इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमें इसका फिर इसका एक तरीके का हमें एक स्पेशलाइज्ड टर्म फिर इसमें हमें एक स्कोप मिल गया इसके थ्रू, फैशन के थ्रू। ठीक है, अब इसकी सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या है। फैशन डिज़ाइन एंड मर्चेंडाइजिंग विल एनेबल यू टू अंडरस्टैंड हाउ द फैशन बिजनेस वर्क। अभी आप ये चैप्टर पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा कि फैशन का बिजनेस कैसे चलता है। इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोसेसेस इन्वॉल्व विद द प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल, अपैरल एंड एक्सेसरीज एंड द रिटेल स्टोर दैट सेल फैशन मर्चेंडाइज टू द पब्लिक। इसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होती है। पहले तो इसमें पहले सबसे पहला है कि इसको प्लान करना, फिर उसके बाद रॉ मटेरियल बनाना। रॉ मटेरियल जैसे कि हम, फैशन तो तभी आएगा जब पूरा कपड़ा बन जाता है, उससे पहले उसका कपड़े को बेसिक रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, जो कि हमारी होती है फैब्रिक। ठीक है, तो फैब्रिक बनाना, उसको उससे फैब्रिक का मतलब है कि कपड़ा, जो कपड़े का एक पीस है वो फैब्रिक का पीस है। ठीक है, बट जो आपकी पहनने वाली चीज़ होती है उसको हम गारमेंट कहते हैं। ठीक है, तो जो आप पहनते हो वो क्या हुआ, वो गारमेंट है, और जो आप जो करते हो वो टेक्सटाइल है। वो एक जो कपड़ा होता है वो टेक्सटाइल या फैब्रिक होता है। ठीक है, तो फिर इसके बारे में इसको प्रोड्यूस करना, इसको बनाना, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। फिर अपैरल एंड एक्सेसरी, कपड़ा बन जाता है, गारमेंट बनती है, फिर उसकी वो बनती है तो उसकी एक्सेसरीज भी बनेंगी। अब वो जो है वो तो कपड़ा खुद भी है, वो कपड़े को डेकोरेट करने के लिए भी कई एक्सेसरीज चाहिए होती हैं, वो भी इसका पार्ट आ जाता है। एंड रिटेल स्टोर्स दैट सेल फैशन मर्चेंडाइज। रिटेल स्टोर के आपके एग्जांपल्स क्या हैं, एक सेकेंड में आपको जैसे रिटेल स्टोर का मतलब होता है, आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ, कि आप जैसे मॉल वगैरह जाते हैं, आपको वो देखने को मिलता है ना कि एक वहाँ पे बड़े सारे अट्रैक्टिव स्टोर्स वगैरह होते हैं, तो वो सब जो हैं वो आपके रिटेल स्टोर्स हैं। जैसे कि आपको ये जो आपके ये वाले स्टोर्स होते हैं, जहाँ आपको ढेर कपड़ा, आपको अलग अलग तरीके के, अलग अलग ओकेजन के, अलग अलग ब्रांड के नेम के साथ आपको स्टोर देखने को मिल जाएगा। तो ये सब जो होते हैं ये आपके जो है रिटेल स्टोर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत ही जो है लग्जूरियस स्टोर्स भी मिलते हैं, आपको मीडियोकर स्टोर भी मिलते हैं, आपको लो जो इकोनॉमिक स्टेटस के होंगे वो भी स्टोर है। तो हर तरीके के वैरायटी आपको इन स्टोर्स के इन स्टोर्स में देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपको जैसे कि आपका अलग, जैसे अब कितने, जैसे मार्क्स एंड स्पेंसर्स है, मॉल में जाओगे आपको ये सब मिलेगा। वेस्ट साइड मॉल होते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। H&M होते हैं, यहाँ पे इन सब के स्टोर्स हैं। बाटा फुटवेयर वगैरह के इन सब के स्टोर्स होते हैं। तो यहाँ को आपको एक ही शॉप के अंडर बड़े सारी वेराइटीज़ को मिल जाती हैं, आप जाके पिक करेंगे जो आपको चाहिए होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें हमारा एक है कि फ़ैशन एंड स्टाइल क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, ये आएगा। फ़ैशन जो बेसिकली का मतलब, फ़ैशन का मतलब होता है कि जो एक पर्टिकुलर टाइम में जो चीज़ ट्रेंड कर रही है, जो चीज़ अभी ट्रेंडी होती है, हम जो आप देखने को, आपको कॉमन देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल कोई कलर है वो ट्रेंडी है तो वो फैशन आ जाता है। जैसे कभी जो पैंट्स होती हैं, कई बार स्किनी का ट्रेंड होता है, कई बार लो वेस्ट का होता है, कई बार हाई वेस्ट का होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये फैशन होता है। स्टाइल मतलब कि स्टाइल, कुछ कुछ स्टाइल जो होते हैं वो हमेशा टिके रहते हैं, और कुछ कुछ जो होते हैं आते हैं जाते हैं, चेंज होते रहते हैं। स्टाइल जो है वो ज़रूरी नहीं है कि मतलब हटेगा ही या चेंज ही होगा। कई स्टाइल जो कांस्टेंट रहते हैं और कई स्टाइल जो हैं वो आते जाते रहते हैं। पर फैशन वो स्टाइल होता है पर्टिकुलर जो एक टाइम पर ट्रेंडी होता है, उस समय टाइम पे चल रहा होता है, तो आपको मोस्टली लोग वही चीज़ को फॉलो करते नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है फैशन और स्टाइल के बीच में। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग बैक टू द बुक।
ठीक है। तो जो हमारा इस तरीके से आपको रिटेल स्टोर्स वगैरह देखने को मिलेंगे जो कि ये सब चीज़ें बेचते हैं पब्लिक को। इट इज़ अ पार्ट ऑफ फैशन बिजनेस वेयर यू ऑल्सो लर्न अबाउट टेक्सटाइल। अब इसमें आप टेक्सटाइल के बारे में पढ़ेंगे। टेक्सटाइल मैंने जैसे आपको बताया क्या होता है, फैब्रिक और उस फाइबर जो उससे जिससे वो बना होता है, तो वो टेक्सटाइल होता है, कपड़े का जो आपका पीस होगा। Fashion merchandising equip to first respond to what, why and when a style becomes a fashion। तो सबसे फैशन मर्चेंडाइज जो होता है वो क्या है कि क्या, क्यों और कब जो है कोई स्टाइल फैशन का पार्ट बन जाता है। एंड देन हेल्प टू डिटरमाइन इट्स सुटेबिलिटी फॉर द पर्टिकुलर रिटेल ऑपरेशन एंड फॉर व्हाट लेंथ ऑफ टाइम। और कितनी देर तक, जैसे कि अब जो है मान लीजिए कोई कुछ चीज़, मतलब फैशन इज़ कंट्रोल्ड बाय दिस इंडस्ट्री, कि अगर कोई चीज़ आप अवेल कराओगे, कोई चीज़ आएगी, कोई लोग देखेंगे, कहीं के स्टोर्स पे होगा, फिर वो चीज़ फॉलो कॉपी करने लग जाते हैं, फॉलो करने लग जाते हैं, और कितने टाइम तक टिकेगा वो चीज़ भी यही डिसाइड करती है इंडस्ट्री। ठीक है। तो सिंपली पुट इट इन कंपास प्लानिंग, बाइंग एंड सेलिंग। तो ये लोग प्लान करते हैं, ये खरीदते हैं फिर, और फिर भी आगे लोगों को बेचते हैं। ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट पे आ जाते हैं, हिंदी वालों के लिए एक बार डिस्कस कर देते हैं। महत्व क्या, फैशन डिज़ाइन और व्यापार से आप पूरी कहानी समझ पाएंगे कि फैशन व्यवसाय कैसे काम करता है। इसमें कच्चा माल, परिधान और सहायक सामग्री के उत्पादन तथा दुकानें जो जनता को फैशन का माल बेचती हैं से संबंधित सभी प्रक्रम सम्मिलित हैं। फैशन व्यवसाय का एक पक्ष यह हैप्पी है जिसमें आप वस्त्र निर्माण, इसमें आप कपड़े का प्रोडक्शन, कपड़े और उसके रेशे से जो बनता है वो सब भी के बारे में सीखते हैं। फैशन व्यवसाय सबसे पहले इस बात पर का उत्तर देने में सक्षम बनाता है कि क्या, क्यों और कब एक शैली फैशन बन जाती है, और फिर विशेष खुदरा विक्रय और उसकी समय सीमा के लिए उसकी उपयुक्तता निर्धारण में मदद करता है। ठीक है। तो फैशन, क्या चीज़ खरीदनी है, कौन से कब फैशन में है और कितने टाइम तक रहेगी, ये सब के अकॉर्डिंग ही फिर वो मार्केट में वो सामान रखेंगे। अतः ये कह सकते हैं कि नियोजन, क्रय और विक्रय को समझ, मतलब कि वो प्लान करेंगे, वो खुद खरीदेंगे और फिर वो आगे मार्केट में सेल करेंगे, बेचेंगे। ये जो फैशन मर्चेंडाइज के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। प्लानिंग, तो उसको प्लान करना, नियोजन करना, उसको खरीदना, कितने अमाउंट में खरीदना है, कितने टाइम तक रह सकता है, उसको प्रिडिक्शन भी इसमें पार्ट होता है, और कितना उसमें से बिक जाएगा उसकी एस्टिमेशन भी उन्हें लगानी पड़ती है, और फिर उसको अल्टीमेटली बेचना। ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। फैशन टुडे इज़ अ बिग बिजनेस एम्प्लॉइंग मिलियंस ऑफ पीपल इन डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, रिटेलिंग, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन, पब्लिशिंग एंड कंसल्टिंग। तो इतना सारे जो हमारी फील्ड्स होती है, डिज़ाइनर्स भी इसी का पार्ट है, इसको बनाने वाले जो कंपनीज होंगी या जो बड़ी इसमें मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो भी इसका पार्ट है। फिर जो लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोगों को अवेलेबल करवा रहे हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इसका पार्ट है। इसकी मार्केटिंग करने वाले भी इसका पार्ट है, जैसे कि पैम्फलेट्स वगैरह दे के या टीवी में एडवर्टाइजिंग करके, या नॉर्मली आजकल तो सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग इतनी होने लग गई है, वो भी है। फिर रिटेलिंग, रिटेलर्स इसके स्टोर में जो है वो इकट्ठा करना, वो भी इसका एक पार्ट है। फिर इसकी उस रिटेल स्टोर की एडवर्टीजमेंट करना। मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट में डिफरेंस ये है कि वो जो डिज़ाइनर से लेने वाला जो है वो मार्केटिंग वाला पार्ट आ जाएगा, और जो रिटेलर जो अपनी ऐड करेगा, जैसे आपको न्यूज़पेपर में एड्स मिलती है ना कि यहाँ सेल चल रही है, वो सेल चल रही है, तो वो जो है वो एडवर्टाइजिंग का पार्ट हो जाता है। कम्युनिकेशन जो है लोगों के साथ करना, फीडबैक लेना, पब्लिशिंग एंड कंसल्टिंग, और फिर बाद में इससे रिलेटेड जो भी इनका रिव्यूज़ आते हैं वो सब पब्लिश होते हैं। और फिर किसी चीज़ को लेके अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कंसल्टेशन भी इसका एक पार्ट होता है। किसी ने हैंड रेस किया है? ओके, इतना समझ आ रहा है सबको जो मैं बोल रही हूँ? बेसिक कॉन्सेप्ट तक क्लियर हो गया? चलिए हिंदी में कहते हैं, फैशन आज का एक बहुत बड़ा व्यवसाय है जिसमें डिज़ाइन, निर्माण, वितरण, विपणन, विक्रय, विज्ञान, प्रसार,
विज्ञापन, प्रसार, प्रकाशन और परामर्श से इस क्षेत्र में लाखों लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो इतने सारे हमारे पास फील्ड हैं अर्निंग के लिए, इकोनॉमिकल, जहाँ जो लोग फैशन से रिलेटेड है। फैशन डिज़ाइन समझने के लिए फैशन की प्रकृति और उसके काम करने के ढंग को समझना आवश्यक है। तो नेचर कैसा है तो उसका फैशन का, और कैसे फैशन काम करता है। जैसे हमने बताया कि जो है ये कांस्टेंट नहीं है, चेंज होता रहता है फैशन। कभी कोई चीज़ आती है, कभी कोई चीज़ आती है। तो उससे अब जैसे कि मान ली एक स्टैग्नेंट नहीं है कि एक चीज़ ली और वही हम हमेशा बेचते रहे, नहीं, चेंज होगा, थोड़ा रिस्क होगा कि एक टाइम पे आपके पास कोई सामान है, वो चीज़ एकदम से फैशन से बाहर हो गई। ठीक है, तो वो चीज़ को समझना कैसे काम करता है, इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फैशन के मूल सिद्धांत और फैशन तथा उसे प्रभावित करने वाले कारकों के परस्पर संबंधों की कुछ संकल्पनाएं होती है जिसे समझना आवश्यक है। तो यही इसीलिए ये जो है इससे रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजीज, इससे रिलेटेड इसका ट्रेंड, इससे रिलेटेड इसके सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, तो ये फंडामेंटल्स जो भी है हमें समझना ज़रूरी होता है अगर हमें इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है या आगे अपना करियर बनाना है। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज पे आ जाते हैं। फैशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट एंड सर्टेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर ऑफन यूज्ड टू डिस्कस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फैशन. These should be understood in order to understand the concept of fashion industry. So these include पहली टर्म ही फैशन है। फैशन क्या है? इट इज़ द स्टाइल और स्टाइल्स मोस्ट पॉपुलर एट अ गिवन टाइम। तो जो एक पर्टिकुलर टाइम, चाहे वो 2 महीने का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 2 साल का हो, उस पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर चीज़ का क्या स्टाइल सबसे पॉपुलर है, उसको हम फैशन बोलते हैं। स्टाइल जो है, अब ये स्टाइल क्या होता है? स्टाइल इज एनी पर्टिकुलर लुक और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अपैरल और एक्सेसरी। अ स्टाइल में कम एंड गो इन फैशन बट द स्पेसिफिक स्टाइल ऑलवेज रिमेन। तो स्टाइल क्या है कि एक पर्टिकुलर, जैसे कि क्या स्टाइल इन है या क्या बोलोगे, क्या स्टाइल हमारा पॉपुलर है, वो डिसाइड करेगा कि क्या फैशन में है या क्या फैशन में नहीं। ठीक है, तो फैशन को हम स्टाइल के टर्म्स में समझते हैं, और स्टाइल वो पर्टिकुलर लुक होता है जो कि हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें समझ आई सबको? क्या होती है पर्टिकुलर डेफिनेशन आ सकती है इससे रिलेटेड, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि फैशन क्या है? एक शैली है जो किसी एक कला विधि को सबसे अधिक प्रचलन में रहती है, यानी कि वो लुक जो है वो जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर उस टाइम पे एक पर्टिकुलर काल अवधि है, सॉरी कला विधि नहीं है, काल अवधि है, एक पर्टिकुलर टाइम के पर जो है पॉपुलर होती है, वो लुक होगा। और शैली क्या है? शैली परिधान अथवा सहायक सामग्री को विशिष्ट देख, जो हमें लुक दिखता है वो स्टाइल है। और फैशन क्या है? वो स्टाइल जो कि उस पर्टिकुलर टाइम तक पॉपुलर रहा। ठीक है, तो कुछ मैंने जैसे पहले बताया था, कुछ स्टाइल्स जो है वो हमेशा रहते हैं, हमेशा होंगे, टिके रहेंगे, और कुछ जो है वो बदलते रहते हैं, कुछ आते हैं कुछ जाते हैं। फैड्स और शॉर्ट लिव फैशन। फैड्स वो फैशन होता है जो बहुत ही कम टाइम के लिए आता है, कैन कम एंड गो इन सिंगल सीजन। जैसे कि इस सीज़न आया, जैसे विंटर है, समर है, ऑटम है, ऐसे पर्टिकुलर कुछ सीज़न में आता है और फिर बिल्कुल ही गायब हो जाता है, दोबारा नहीं मिलता। ठीक है, तो वो शॉर्ट लिव, बहुत ही कम टाइम पर टिकने वाले फैशन को हम क्या बोलते हैं? फैड्स कहते हैं। तो उसे अस्थाई फैशन या फैड्स कहा जाता है। तो ये कुछ समय के लिए आते हैं और एक बार आकर चले जाते हैं। ये डिज़ाइन इतने प्रभावी नहीं होते कि ग्राहकों को लंबे समय तक आकर्षित कर सके। उदाहरण के लिए हॉट पैंट्स, बैगी पैंट्स और बेमेल बटन्स। तो ये जो कुछ टाइम हमें अच्छे लगते हैं, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट हम बोर हो जाते हैं, तो हम इसे रिपीट नहीं करते। तो ये फैड्स होते हैं। क्लासिक और स्टाइल्स दैट नेवर बिकम कम्प्लीटली एब्सोल्यूट, यानी कि कभी भी ये जो है पूरी तरीके से नहीं जाते, बट इंस्टेड रिमेन मोर और लेस एक्सेप्टेड फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। मतलब कि किसी ना किसी फॉर्म में ये रहते ही हैं। फॉर एग्जांपल जीन्स का अगर हम दें, तो जीन्स हमें कभी भी, जीन्स में खुद के स्टाइल में चेंजेस आते हैं, पर एक अपने आप में जो जीन है वो कहीं कहीं नहीं जाते। इसी तरीके से ओवर कोट्स हैं, वो थोड़ा बहुत तो उसमें चेंजेस आ जाते हैं, पर बिल्कुल गायब नहीं होते ये चीज़ें। ठीक है, तो ये हमारे पर्टिकुलरली हमेशा रहते ही हैं, बट इंस्टेड रिमेन मोर और लेस एक्सेप्टेड विद एक्सटेंडेड पीरियड। मतलब कुछ भी अगर नहीं समझ आता तो लोग वो चीज़ का पता ही होता है कि ये चीज़ें रहेंगी ही रहेंगी।
इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ साड़ीज होती हैं। साड़ी जो है वो भी कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाती है, ठीक है। क्लासिक इज करेक्टराइज बाय सिंप्लिसिटी ऑफ डिज़ाइन, सिंपल रहते हैं ज़्यादा, इसमें वो नहीं होता, डेकोरेशन नहीं होती, विच कीप्स इट फ्रॉम बीइंग इजीली डेटेड, इसीलिए ज़्यादा पुराने भी नहीं होते। एग्जाम्पल ऑफ सम इंक्लूड्स ब्लेजर जैकेट्स, पोलो टी शर्ट्स एंड शनेल सूट। तो ये जो है ये चीज़ें हमेशा हमेशा कॉमन रहती हैं, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, कॉमन बिल्कुल प्लेन डिज़ाइन होते हैं, कुछ ऐसा कुछ है नहीं कि जो कि लोग जिससे लोग बोर हो जाएं या जो चीज़ों से लोगों को एक सर्टेन पॉइंट के बाद उनको बर्दाश्त ना हो सके, ठीक है। तो ये है, इतना समझ आ रहा है सबको जो मैंने अभी बताया, आगे कंटिन्यू करें। ओके, यस मैम। देन कम्स टू फैशन डेवलपमेंट। बेटा कोई मैसेज कर रहा है मुझे, एक सेकंड। मानसी को वॉइस नहीं आ रही और एग्जाम्पल चाहिए, किस चीज़ का एग्जाम्पल चाहिए मानसी? अनम्यूट कर लो। किसका? फैशन और स्टाइल में एग्जाम्पल। फैशन और स्टाइल के एग्जाम्पल्स मैं जैसे बता रही हूँ ना कि फैशन क्या है, फैशन वो एक स्टाइल है, जैसे कि क्या बताऊँ मैं, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ सूट है, जैसे प्लाजो है, ठीक है। प्लाजो जो है वो क्या है, एक स्टाइल है, और जो वो जितने टाइम तक वो रहा प्लाजो पहनने का फैशन, अभी भी ट्रेंडी है ना, तो ये नहीं कि वो अभी फैशन के में इन है, मतलब अभी तक वो चल रहा है, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट जो है प्लाजो जो है वो चला जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम इसी में थोड़ा सा चेंज करके नाम बदल देते हैं, ठीक है। पहले आते थे पैरेलल्स बोलते थे, थोड़ा सा चेंज करा वो प्लाजो बन गए, ठीक है, प्लाजोज बन गए अब वो। तो इस तरीके से ये जो है जो स्टाइल है वो तो क्या है, वो जो स्टाइल, जिस स्टाइल मतलब वो जिस शेप है, जो उसका वो है डिज़ाइन है, वो उसका स्टाइल हो गया, ठीक है। बट फैशन में हम क्या बोलते हैं कि प्लाजोज आर इन, मतलब प्लाजोज पहनेंगे तो वो आजकल डिमांड में है, वो पहनने चाहिए। वो मतलब कोई भी आपने सूट बनाना है तो साथ में प्लाजो बनवाओ उसके, वो सिग्निफाई करता है कि वो फैशनेबल है। और जो स्टाइल है, स्टाइल मतलब जो शेप और वो जो दिखता है वो उसका एक स्टाइल होता है पहनने का, इसका बनाने का, ठीक है। अब आया समझ? जो शेप, जो जैसा वो दिख रहा है, जैसी इसकी अपीयरेंस है वो है। अब हम जैसे मैं आपको बोली, पहले पैरेलल्स होते थे, पैरेलल्स बोला जाता था, सेम तरीके से होता, थोड़ा सा डिफरेंस होता था, तो वो भी वो सेम ही चीज़ थी, वो स्टाइल तो सेम ही तरीके का था, नाम बदल गया उसका फैशन में, अब तो नहीं है वो तो चला गया उसका फैशन। अब जो है हम उसको प्लाजो बोलते हैं, क्योंकि हमने उससे थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस कर ली, ठीक है, तो नाम चेंज हो गया, प्लाजो हो गया उसका नाम। तो ये इसी तरीके से कुछ फैशन आते हैं, कुछ जाते हैं, बट स्टाइल जो है वो क्या हुआ, थोड़ा स्टाइल जो है उसका सिमिलैरिटी है स्टाइल में दोनों में, ठीक है। इसी तरीके से जीन्स, कभी स्किनी जीन्स आती हैं, कभी स्किनी जीन्स चली जाती हैं, आउट ऑफ फैशन हो जाती हैं, तो वो फिर इसी तरीके से वो फैशन में कभी आती, पर वो क्या है, स्टाइल जो है वो आपको पता है, स्टाइल आपको मैं नाम बोलती हूँ किसी चीज़ का, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ का, तो वो जो आपको पता चल जाता है कि वो उसकी फ़ोटो जो आपके दिमाग में आती है वो क्या है, वो उसका स्टाइल हो गया। और फैशन का मतलब जब हम उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, जब हम उसे बोलते हैं कि ये बनवाना है, ये नहीं, फैशन मतलब जो अभी इन प्रोडक्ट है, अभी जो डिमांड में है, वो हम उसको फैशन के टर्म्स में यूज़ करते हैं। तो स्टाइल जो है, स्टाइल तो आपको पता ही, आपको मैं किसी, जैसे मैं अभी इसका एग्जांपल दे रही हूँ स्किनी जीन्स का या बैगी जीन्स का, तो आपको दिमाग में जो चीज़ आती है वो चीज़ वो स्टाइल होती है। फैशन मतलब कि जो अभी ट्रेंडिंग है, अभी जो वो जो पॉपुलर है वो उसके लिए यूज़ होता है। थोड़ा क्लियर हुआ? हेलो मानसी, आवाज़ आ रही है? हेलो, मैम। समझ आया मानसी आपको? यस मैम। पक्का आया या सिर्फ बोलने के लिए कह रहे हो? हेलो हेलो मैम, फैशन पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। हाँ, फैशन जो होता है वो एक टाइम पीरियड के लिए होता है। अभी हमने पढ़ा ना, फैशन जो होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है,
अभी आता है, कभी चेंज होता रहता है बेसिकली, ठीक है। और रिपीट भी होता है कि एक चीज के बाद कोई पुरानी चीज रिपीट हो जाती है, ठीक है। तो वो उस स्टाइल को बोला जाता है, फैशन नाम दिया जाता है। और वो स्टाइल का मतलब होता है वो जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो जो अपीयरेंस है, जो हमें नज़र आता है, जो पिक्चर हमारे दिमाग में आती है, वो स्टाइल होता है। और जो फैशन, जो उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, वो होती है, ठीक है, जो अभी पर्टिकुलर टाइम पे पॉपुलर है, ठीक है। यस मैम, आया समझ समझ? आ गया। ओके। इसकी डेफिनेशन आप लोग याद कर लेना, हो सकता है एग्जाम में 1 मार्क की डेफिनेशन ही आ जाए एमसीक्यू टाइप में। ओके। टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ, ये तो हो गया था हमारा। When I show know fashion, when I sequence to know how fashion is develop and history fashion makes a designer to make decision for the present day and future। देखिए, हम कोई भी चीज़ का हमें ट्रेंड समझना है कि कैसा पैटर्न है, उसके लिए हमें उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो फैशन का अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो आपको उस चीज़ की हिस्ट्री के नॉलेज होना ज़रूरी है कि कैसे चलता है, साइकिल कैसे चलती है फैशन की। जैसे मैंने आपको बताया कि एक चीज़ एक टाइम पे आती है, पहले शुरुआत में लोग नहीं खरीदते, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब लोग रिपीट करने लगे तो कॉमन हो जाती है, तो वो चीज़ क्या पॉपुलर होती रहती है। और फिर एकदम एकदम से पीक आती है, सब लोग आपको दिखेंगे वही चीज़ पहनते हुए। फिर धीरे धीरे वो डिक्लाइन होने लग जाती है, उसकी इंपॉर्टेंस घटने लगती है, लोग बोर हो जाते हैं उस चीज़ से। फिर वो उसका एक एंड पॉइंट आ जाता है कि जब सब लोग पहनना बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से साइकिल चलती है फैशन की। फिर कई कई चीज़ों में ऐसा होता है कि वो चीज़ दोबारा से पॉपुलर हो जाती है, कभी एक कुछ सालों के बाद, तो फिर वो चीज़ दोबारा से सेम साइकिल रिपीट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है। तो इसीलिए हमें इसकी हिस्ट्री पता होना ज़रूरी होता है। तो अगर हम इस टॉपिक के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो, ठीक है, ताकि और इससे हमें आइडियाज़ भी मिलते रहते हैं कि हम जिसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सके पुराने फैशन को। आप कभी भी देखेंगे, अभी जो हम चीज़ें पहन देखते हैं वो पुराने फैशन से ही इंस्पायर्ड होती हैं। तो इसीलिए किसी को भी अगर कोई अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी होती है इस फील्ड में, तो उसको हिस्ट्री से जो है वो थोड़ा इंस्पिरेशन लेनी भी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट फैशन की हुई है, थोड़ी मॉडिफिकेशन करी, कुछ रबी का मिक्स करा, कुछ पहले का मिक्स करा, और इस तरीके से नया स्टाइल डेवलप हो जाता है, ठीक है। फैशन एज वी नो इट इज़ रिलेटिवली न्यू। इन एंशियंट एंड मिडीवियल टाइम्स स्टाइल्स रिमेन प्रैक्टिकली अनचेंज फॉर अ सेंचुरी ऑफ टाइम। तो पहले क्या, अब जो है हम फैशन जो है वो अब नई टर्म हमारे लिए है बिल्कुल। पहले के ज़माने में बहुत सालों तक एक ही स्टाइल चलता रहता था, कई कई सौ सालों तक चलता रहता था। ड्यूरिंग रेनेसेंस वेस्टर्न सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड डिफरेंट कल्चर्स, कस्टम्स एंड कॉस्ट्यूम्स लीडिंग टू एक्सेलरेशन ऑफ फैशन चेंज। वेस्टर्नाइजेशन की वजह से जो है धीरे धीरे क्या हुआ कि फैशन में बदलाव आने लग गए, हमें ज़्यादा अवेयरनेस होने लगी इस चीज़ में, हमारा इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया, हमारा लाइफस्टाइल बदलने लग गया, और ये जो है एकदम से जो एरिया है इसमें ग्रोथ हुई। With the availability of new fabrics and ideas, people yearned for more new things। तो लोगों को अब हमारे यहाँ पे आर्टिस्टिक लोग बहुत ज़्यादा थे पहले शुरुआत से। आप देखोगे कि हमारे जो कल्चर में जो भी आपको पुरानी पुरानी चीज़ें हिस्ट्री देखोगे, तो आपको बहुत ही मतलब एक्सपेंसिव चीज़ें जो आजकल मिलती हैं वो लोग पहले कॉमनली पहना करते थे, यूज़ किया करते थे। लोगों के पास बहुत प्लेंटी ऑफ टाइम होता था, लोग आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत ज़्यादा करते थे, लोग एम्ब्रॉयडरीज बहुत ज़्यादा करते थे। और इस वजह से बाहर के लोगों को भी इस चीज़ में इंटरेस्ट आया और उन्होंने इसको कमर्शियलाइज कर दिया। अब वो कमर्शियलाइज हुआ तो आप देखोगे कि वही चीज़ें जो हमारे जो फोर फादर्स वगैरह जो थे, वो सब हमारे जो ग्रैंड फादर्स और ये सब जो थे, उनके टाइम पे वो लोग अपने घर पे ये चीज़ डिज़ाइन किया करते थे। और आजकल आपको फूड बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड्स के लोग वो चीज़ डिज़ाइन को रिपीट करते हुए, उस कॉपी करते हुए आपको दिखेंगे, और उन्होंने बहुत ही एक्सपेंसिव रेट्स में वो बेचते हैं, उसको करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पहले से ही इंस्पायर्ड, पहले के पुराने हिस्ट्री से का बहुत इन्फ्लुएंस हमारे करंट जो फैशन पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। एक बार हिंदी में, जैसे कि हम जानते हैं फैशन अपेक्षाकृत नया विषय है। प्राचीन काल और मध्यकालीन शैलियाँ एक साथ पूरी शताब्दी तक परिवर्तित नहीं होती थी। नव जागरण काल में पश्चिमी सभ्यता से ने विभिन्न संस्कृतियाँ, रीति रिवाज और पोशाकों की खोज करके फैशन परिवर्तन को बढ़ावा दिया है।
इसके साथ ही नए कपड़ों और विचारों की उपलब्धता के कारण लोग और ज़्यादा नई वस्तुओं के लिए ललायत हुए। पहले क्या होता था कि पर्टिकुलर एरिया जो है वहाँ पे वही चीज़ पहनेंगे। हम देखते हैं ना कि सबके अपने अपने वो होते हैं, अलग अलग टाइप की हमारे को ड्रेसेस कॉस्ट्यूम्स होते हैं कि हमारा कोई फेस्टिवल होगा हम वही पहने। कई जगह साड़ी अलग तरीके से पहनी जाती है, कई जगह अलग तरीके से पहनी जाती है, कई जगह कुछ और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, कई जगह सूट अलग तरीके से पहने जाते हैं, कई जगह दूसरी तरीके से पहने। एम्ब्रॉयडरी सबको अलग अलग तरीके की दिखेगी, उस पर वर्क अलग अलग तरीके का दिखेगा, फैब्रिक्स अलग अलग दिखेंगे। साउथ से आप नॉर्थ में देखेंगे बहुत ड्रास्टिक वेरिएशन दिखेंगी। बट अब जो है लोग क्या हुआ, अब हम सब क्या एक मिल के हमें कम्युनिकेशन का हमारे मीडियम हो गया, हम सब हमें वहाँ के बारे में पता है, उन्हें हमारे यहाँ के बारे में पता, तो थोड़ा सा क्या हो गया, मिक्स हो गया सब कुछ, तो एक तरीके का रीमिक्स क्रिएट हुआ। जिस वजह से जो है अब हमें हर वैरायटी चाहिए, हम हर चीज़ ट्राई करना चाहते हैं। तो जिस वजह और इसी वजह से डिमांड इंक्रीज़ हुई, डिमांड इंक्रीज़ होने की वजह से अब सप्लाई को भी बढ़ाने की भी ज़रूरत है, और इसलिए लोग क्या है इस चीज़ को और ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलने लग गई। ठीक है, तो शुरुआत कैसे हुई इस इंडस्ट्री की? इंडिया में तो इस चीज़ इस टर्म के बारे में किसी ने सुना ही भी नहीं था, अब आपको सुनने को मिल रहा है। तो ये चीज़ 1 सेकेंड, क्या हो गया? हिंदी की स्क्रीन दिख रही है सबको? नहीं दिख रही है। नो मैम, इंग्लिश में है। दिख रही है हिंदी वाली? नो मैम, इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं। नहीं दिख रही ना। यस मैम। 1 सेकेंड, प्रॉब्लम हो गया। ओके, अब दिख रही है? यस मैम, दिख रही है। मैम हमें तो नहीं दिख रही। एक मिनट, बेटा आप पिन करो, मुझे लग रहा है आपका उसमें प्रॉब्लम आ गई है। नहीं दिख रही हिंदी वाली? आनी मैम तो अब चाहिए। हम दिख रही है। ठीक है, ओके, कहाँ थे हम? ये हो चुका है हमारा। ओके, यहाँ पे थे हम। ठीक है, तो फैशन का केंद्र फ्रांस, तो यहाँ शुरुआत जो हुई फ्रांस से स्टार्ट हुई, जहाँ से फैशन का लोग पॉपुलर हुआ। फ्रांस डोमिनेंस ओवर इंटरनेशनल फैशन बिगेन इन अर्ली 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी में जो है जो फ्रांस ने इंटरनेशनल फैशन को बढ़ावा दिया। Until industrial revolution, people belonged to two main classes, wealthy and poor. तो जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले जो है लोग दो कैटेगरी में होते थे, या तो अमीर होते थे या गरीब होते थे। ओनली द वेल्दी कुड अफोर्ड फैशनेबल क्लोथ्स, और सिर्फ जो अमीर हुआ करते थे वो जो है फैशनेबल क्लोथ्स पहन सकते थे, अफोर्ड कर सकते थे, खरीद सकते थे। बाय द टर्न ऑफ 18th सेंचुरी, किंग लुइस 14th court members became the trendsetter of taste, making Paris the fashion capital of Europe. तो इसके बाद जो है किंग लुइस द 14th आए, और फिर जो है फ्रांस जो है वो फैशन कैपिटल बन गया। ठीक है, तो ये जैसे मैंने कहा था हिस्ट्री का थोड़ा पार्ट आएगा आपका इसमें, तो ये हिस्ट्री है बेसिकली कि फैशन कहाँ से ओरिजिन हुआ, शुरुआत कहाँ से। Many of the French cities were supplying the court with silk fabrics, ribbons and laces. तो बहुत सारी फ्रांस की जो सिटीज़ थी, तो यूरोप का फैशन कैपिटल जो था वो पेरिस था। तो उस समय 18th सेंचुरी में जब जो है किंग लुइस जो थे वो आए। ठीक है, तो बहुत सी जो हैं
फिर उसके बाद जो है वो वहाँ पे क्या बनाया जाता था कि वो सप्लाई करते थे सिल्क फैब्रिक्स, सिल्क के कपड़े, रिबन्स और लेसेस वगैरह जो है वो फ्रांस से ही जो है वो सप्लाई होती थी पूरे यूरोप में। एट दिस टाइम इंट्रिकेट सीविंग ऑफ फैशन रिक्वायर्स पेन शेकिंग, हैंड सीविंग। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे हाथ से सिलाई करना शुरू करा गया। पर वो जो हाथ से सिलाई आप करोगे तो वो ऑब्वियसली मशीन के कंपैरिजन में तो काफ़ी एफर्ट लगता था उसमें। सुई से आप सारी सिलाई कर रहे हो, सिल रहे हो कपड़े। ऑल द क्लोथ्स वर हैंडमेड एंड कस्टम मेड, दैट इज मेड टू फिट द कस्टमर्स एग्जैक्ट मेजरमेंट। और सारे कपड़े हाथ से सिले, डिज़ाइन सब कुछ हाथ से किया जाता था और कस्टमाइज। जैसे हम सिलाई कर रहे होते हैं, हम टेलर को कपड़े दे के आते हैं, वो कपड़े सिल देते हैं, बट वो बाकी सारे कपड़े इवन उसकी एम्ब्रॉयडरी, उसमें जो भी काम होगा वो सब जो है हाथ से किया जाता था। हैंड मतलब विदाउट एनी यूज़ ऑफ मशीन्स, हाथ से पूरा कपड़ा सिला जाता था। France became the center of fashion due to the support from the royal court and development of silk industry there। तो यानी कि जो सिल्क इंडस्ट्री वहाँ पे जो शुरू हुई उसकी वजह से जो है फ्रांस जो वहाँ का बिल्कुल उसका सेंटर बन गया फैशन का। Couture was the term used for the art of the dressmaking। जो इस ड्रेस बनाने के जो टर्म को क्या बोला जाता था, couture बोला जाता था। A male designer was the couture and the female counterparts were couturier। तो ये दो टर्म्स उनके लिए यूज़ की जाती थी। The Industrial Revolution marked the beginning of technological advances in textile and apparel production। धीरे धीरे इंडस्ट्री आने लग गई, मशीन्स आने लग गई और इस वजह से टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलने लग गया। अब ज़रूरत नहीं थी हाथ से सब कुछ करने की। ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ मोर फैब्रिक्स वो प्रोड्यूस इन लेस टाइम। और इस वजह से जो है कपड़े जो है वो ज़्यादा अमाउंट में बनने लगे और कम समय में बनने लगे, टाइम कम लगने लगे मशीन्स की वजह से। During this time spinning jenny and power looms were invented। तो स्पिनिंग जेनी और पावर लूम्स जो है हैंडलूम्स होती हैं ना, इस तरीके से पावर लूम्स आ गई जिससे कि कपड़ा बनाया जाता था। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ना वॉर्प एंड वेफ्ट, हमने 11th में पढ़ा था कि कपड़ा कैसे बनता है, धागे को लेके उसमें बुनाई की जाती है। तो वो बुनाई जो है वो अब मशीन्स के थ्रू होने लग गई। दिस गेव राइज टू डेवलपमेंट ऑफ अमेरिकन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। धीरे धीरे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, मशीन्स आई तो अमेरिकन इंडस्ट्री में बढ़ावा मिलने लग गया। रैपिडली इंक्रीजिंग ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन रिटर्न क्रिएटेड अ मिडिल क्लास विद मनी टू स्पेंड द लग्जरीज ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग बेटर क्लोथिंग। अब धीरे धीरे इंडस्ट्री आई, ट्रेड बढ़ा, व्यापार बढ़ा। अब मिडिल क्लास जो थे वो आए एकदम से, जिनके पास पहले तो या तो वेल्दी होते थे या पुअर होते थे। अब धीरे धीरे मिडिल क्लास जनरेशन क्रिएट होने लग गई और वो जो है वो उस पर पेनी स्पेंड करने लग गए और कपड़े अच्छे खरीदने लग गए। तो पहले जो थे पुअर तो है वो कपड़े नहीं खरीद पाते थे अच्छे, और सिर्फ वेल्दी लोग खरीदते थे क्योंकि पूरा हैंडमेड का होता था। अब मशीन्स आई, पैसे कम लगे और कपड़ा कम समय में ज़्यादा बनने लग गया। तो इसलिए अब जो धीरे धीरे और लोगों को इनकम भी जनरेट होने लग गई, तो लोग पुअर से थोड़े से मिडिल इनकम में आए और वो अपने अच्छे कपड़े खरीदने के लिए सक्षम हो गए, खरीद पाते थे अब वो। तो ये एक नई जो है इकोनॉमिक ग्रुप क्रिएट हुआ इस वजह से, और उस वजह से डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई। द इन्वेंशन ऑफ सुइंग मशीन टर्न द हैंडीक्राफ्ट इनटू एंड इंडस्ट्री। हैंड क्राफ्ट होता था पहले, तो जो हाथ से कारीगरी होगी हैंड क्राफ्ट कहते हैं उसको। अब धीरे धीरे हैंड क्राफ्ट की जगह किसने ले ली, मशीन ने, सुइंग मशीन ने ले ली और वो इंडस्ट्री बनने लगी। दिस डेमोक्रेटाइज्ड फैशन एंड मेड इट एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। और इसी वजह से जो है सब लोगों को फैशन की तरफ सबकी पहुंच हो गई। इन 1859 आइजैक सिंगर डेवलप द फुट ट्रेडल फॉर सुइंग मशीन। तो उन्होंने जो है इसको और ज़्यादा, सुइंग मशीन भी हैंड ऑपरेटेड होती थी, अब उन्होंने पैर से ऑपरेट करने की डिस्कवरी की, विच लेफ्ट द हैंड फ्री टू गाइड द फैब्रिक। अब वो हाथ से कपड़ा पकड़ सकते हैं। आप सबने देखा होगा कि मशीन्स अगर आपके घर में हो जो सुइंग मशीन्स हो, तो सुइंग मशीन जो होती हैं एक तो हाथ से उसको घुमा के यूज़ की जाती हैं, दूसरी जो सुइंग मशीन्स होती हैं वो जो आपको टेलर्स के पास देखने को मिलेंगी वो पैर से ऑपरेट करते हैं, उनमें मोटर लगी होती है।
तो धीरे उन्होंने डिस्कवरी करी, अब उन्होंने पैर से ऑपरेट करना शुरू किया, सो दैट के हाथ से जो है पकड़ सके और ज़्यादा, और जो फाइन सुइंग, अब उससे सिलाई जो और ज़्यादा अच्छी तरीके से होने लगी, इजीली होने लग गई। आज 1 बज गया है, आई गेस अभी हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीक मैं जो है क्लास नहीं ले पाऊँगी, तो अब हमारी क्लास होगी नेक्स्ट वेंसडे को, ठीक है, अगले बुधवार, इसके नेक्स्ट वाले बुधवार को, ठीक है। तो आप लोगों के पास तब तक टाइम है, आप ये बुक्स पढ़िए, आपको कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप करिए, और अपनी असाइनमेंट्स पिछले वाले कंप्लीट करिए। असाइनमेंट में आप क्वेश्चंस नहीं दिए मैंने लास्ट चैप्टर में से, आपको टेस्ट ही लिया था, तो आप टेस्ट के थ्रू जो है, टेस्ट में मैंने इसी तरीके से डिज़ाइन किया है कि जो टेस्ट आपको उसी में सीखने को भी मिल जाए, उसमें बुक के अटैचमेंट भी डालिए, सो दैट आप बुक को रेफ़र कर सके जहाँ पे आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है। एक क्वेश्चन में बीच में मैं आ गया था कि मैं आंसर टिक नहीं किया था उसमें, तो इस वजह से कई बच्चों का रॉन्ग हो गया था वो आंसर, तो अब मैंने वो करेक्शन कर दी है। जिनका सही होगा उनको मैंने इन्फॉर्म कर दिया है कि आपका 1 नंबर ऐड करा है मैंने, बाकियों का गलत ही था, तो इसलिए कोई इशू नहीं है उस चीज़ में। ओके, बाकी अब एक बार अटेंडेंस ले लेते हैं, फिर उसके बाद मुझे सिर्फ 12th A के बच्चे चाहिए, बाकी सब जो हैं वो एग्ज़िट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब अटेंडेंस, 1 सेकेंड। इतना समझ आया सबको जो मैंने भी आज पढ़ाया है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। पक्का ऐसे ही ऐसे कर रहे थे कि समझ आ भी रहा होता है? मुझे तो डाउट रहता है कि जिस तरीके से आप लोग कुछ पूछते ही नहीं हो, कुछ नहीं हो, और को असाइनमेंट्स नहीं कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, मुझे लग नहीं रहा आपको कुछ समझ आ रहा है। ओके चलो, 12th है रश्मि झा। कहा गया हम लोगों को? बेटा वो फ्रेंच टर्म है, तो फ्रेंच टर्म में इसीलिए वो उसका कुछ मतलब होता था, तो इसलिए उन्होंने उसको फ्रेंच का नाम से यूज़ होने लगे। कोटूर बेसिकली होता है, कोटूरर तो जो बनाने वाले का नाम हो गया, कोटूरर, ये जो भी उनकी फ्रेंच जो है उस प्रोनाउंसिएशन में, तो उसके लिए वो टर्म यूज़ होती थी। फ्रेंच इसी तरीके से बोली जाती है क्योंकि वो वहाँ डिस्कवरी हुई, तो इसीलिए वो जो है आप देखोगे कपड़े वगैरह के लिए जो टर्म यूज़ होती है वो इसी तरीके टूअर ही बोला जाता है कपड़े को, जो क्लासी कपड़े होते हैं ना, तो उनको जो लग्जूरियस होते हैं उसके लिए ये टर्म यूज़ की जाती है, ठीक है। अटेंडेंस लेते रश्मि झा प्रेजेंट है? नहीं है? ओके, फिर अपर्णा? यस मैम। ओके, फिर श्वेता, सॉरी कोमल बिष्ट 12th है? नहीं है? ओके, वो तो उसका एग्जिट हो ही जा रहा था। मोनी? नहीं है? मोनी एब्सेंट? यस मैम। यस मैम। ओके, फिर मानसी प्रेजेंट और एब्सेंट? ओके, फिर आस्था प्रेजेंट और एब्सेंट? प्रेजेंट मैम। ओके, ने स्तुति प्रेजेंट और एब्सेंट? स्तुति एब्सेंट। तो प्रिंस नेहा प्रेजेंट और एब्सेंट? प्रेजेंट मैम। ओके, 12th से और कौन बाद में आया है? मैम कृतिका रोल नंबर 10। श्वेता 12 रोल नंबर। कृतिका रोल नंबर 12। एक मिनट 12 श्वेता। ओके श्वेता 12 रोल नंबर। ओके, और श्वेता 12 हो गया, कृतिका 10 हो गया, और कौन आया? कोई नहीं आया? ओके, संजना रोल नंबर 5। संजना रोल नंबर 5। ओके, मैम संध्या 13। संध्या 13। ओके, और क्लास 12।
बेटा अभी मैं 12th ए बोल रही हूँ ना, 12th एच को अभी बात है। 12th एच और कौन है? और 12th से और कोई है? ओके 12th एच में जो बच्चे आए थे। मैम पूजा रोल नंबर 18 12th एक मिनट, पूजा रोल नंबर 4 है? नंबर पूजा रोल नंबर 4। मैम काजल रोल पूजा रोल नंबर 4 है कि नहीं है? नहीं है। पूजा रोल नंबर 18। यस मैम मंजू रोल नंबर 31। यस मैम राखी रोल नंबर 38 39। प्रेजेंट मैम रंजनी रोल नंबर 40। यस मैम अमीशा रोल नंबर 57। यस मैम। ओके। और कौन आया 12th एच का बाद में? मैम काजल रोल नंबर 2 काजल रोल नंबर 2। और मैम 12th 56 छोटी। ओके। और कोई आया है? नहीं। प्रिया नजर आई थी मुझे, 34 रोल नंबर। गायब है फिर से। ओके बस ठीक है। अब आप 12th एच आप जा सकते हो। 12th बी। एक सेकेंड। ट्वेल्थ बी सृष्टि है या चली गई? यस मैम ओके। 12th बी सोनिया एब्सेंट। ओके 12th बी से और कौन था? सृष्टि है, बस ये तो ये है। दिव्या लखेरा। प्रेजेंट मैम ओके। 12th बी मुस्कान। नहीं है। ओके और कौन आया 12th बी से बाद में? और तो कोई। सागर पीयूषी आई है। ओके। और 12th बी से कोई और आया है? और कोई नहीं है। ओके 12th जी लक्ष्मी शिबा यस मैम आशा नहीं है। नेहा 12th बी सॉरी 12th जी 43 रोल नंबर। यस मैम प्रेजेंट ठीक है। और 12th जी नशरा नहीं है। यस मैम प्रेजेंट ओके शबनम। मैम हूँ यस ओके। मैम ओके मुस्कान नहीं है। यस मैम। ओके शिबा। यस मैम ओके और कोई आया बाद में 12th जी से? यस मैम सलोनी मैम सगीरू नहीं था। अच्छा मैम बिंदु सगीरू। मैम बिंदु रोल नंबर 26 अच्छा मैम 24 ओके स्मृति तिवारी सगीरू 25 नंबर। ओके ठीक है। अब आप सब एग्जिट कर मैम सकते हैं, सिर्फ 12th ए के बच्चे रुकेंगे। 12th आई से तो कोई नहीं है। मैम कविता
अच्छा हाँ कविता और कोई एक और बच्चा था मुसरत। मैम सगीरू नहीं पता। 12th हाँ लगा दिया। 12th आई का पूछ रही हूँ मैं। 12th आई से और कोई तो नहीं था। नहीं है और कोई। दो ही बचे। हम नेक्स्ट कर जाए। हाँ जिनके मैंने बोल दिए। मैम 20 की। हाँ सगेरू लग गई आपकी, लग गई, टेंशन मत लो। जिनका नाम